हाँ जी, नमस्कार। चलिए, कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद होगी सभी साथी हमारे अच्छे हैं। जो हमारा छोटा सा परिवार है सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज हम अपने टॉपिक पे। कल हमने बात किया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हमने कर दी है, मध्यकालीन भारत, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए, अभी उतना साधन है नहीं कि लंबी क्लास की जाए और एकदम समेट दिया जाए क्लास को एक दो क्लासों में। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, वरना ऐसा अब तक हो जाता हमसे। चलिए धीरे धीरे टुकड़ों में कर करके आगे बढ़ रहे हैं। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, ऐसा टॉपिक, ये ऐसा एक सब्जेक्ट बन गया है कि कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। जो नए साथी होंगे हमारे, देखिए आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है गुलाम वंश से। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक होता है गुलाम वंश का। कल हमने बात की पूरी। और आज हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश के अगले शासक इल्तुतमिश की। देखिए, पूरा हर एक शासक के बारे में बात करना नामुमकिन है। नामुमकिन तो नहीं है वैसे, लेकिन हर एक चीज़ के बारे में बात करना। कुल 11 शासक होते हैं इस गुलाम वंश में। कुल जो शासक अपना शासन करते हैं 11 शासक होते हैं कुल। उनकी बात करना हर एक के बारे में वहाँ नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा। हम बात उनकी करेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और जहाँ से आने की संभावना है। बात सिर्फ उन्हीं शासकों की करने वाले हैं। तो चलिए आज बात करेंगे हम इल्तुतमिश की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं थोड़ा पीछे की टॉपिक की। कल हमने बात किया गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसकी उपाधियाँ जो मिलती हैं, निर्माण कार्यों की उसकी बात की थी हमने। और उसके बाद हमने उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बनता है आराम शाह। लेकिन आराम शाह आराम ही करता है, 8 महीनों का इसका शासक होता है, शासन चलता है। उसके बाद इल्तुतमिश इसको मारकर स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। तो आइए आज बात करते हैं हम इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बात करने वाले हैं हम आज। तो चलिए सबसे पहले इल्तुतमिश से हमारा क्वेश्चन देखिए। चलिए सबसे पहले बताइएगा, अभी सामने तो कोई भी साथी है नहीं हमारे, लेकिन चलिए फिर भी आप अपने हिसाब से अपने माइंड में सोचिएगा। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम किसका था? ये तो 3-4 दिन से बातें हो रही हैं हमारी, गुलामों की ही हम बात कर रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश और गौरी का गुलाम ऐबक था। इसी कारण इल्तुतमिश को हम कहते हैं गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को किसका गुलाम था यदि आपसे पूछा जाता है तो ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। चलिए उससे पहले बात करते हैं, यह इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। लेकिन आप इससे पहले हमें बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का तुर्क था? कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा तुर्किस्तान का तुर्क था। याद रखिएगा, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि दिल्ली सल्तनत में, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक एकमात्र ऐसा शासक था जो तुर्किस्तान का तुर्क था। बाकी अभी जितने भी आगे सुल्तान बनने वाले हैं सारे सुल्तान इलवरी तुर्क होते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक एकमात्र ऐसा होता है जो तुर्किस्तान का तुर्क होता है। चलिए उससे पहले आगे बात करते हैं इल्तुतमिश में। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम धारण किया। तो चलिए एक दो पॉइंट बात करते हैं इल्तुतमिश का। इसका शासन काल होता है आराम शाह की, हमने कल बात की थी। ऐबक की मृत्यु के बाद चौगान खेलते वक्त 15 मार्च सॉरी 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 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त 15 मार्च 1206 में तो गौरी की मृत्यु होती है। दयामक नामक स्थान पे गोखर जाटों ने मौत के घाट उतारा था उसको। उसके बाद आता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसमें हमने इंपॉर्टेंट बातें की। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है चौगान खेलते वक्त। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी चौगान खेलते वक्त मृत्यु होती है। पूछा गया क्वेश्चन हमारा, पूछा भी जा सकता है। तो चलिए इल्तुतमिश की बात करते हैं। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। इसका शासनकाल शुरू होता है 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक यह शासन करता है दिल्ली सल्तनत पे। और यह तुर्क कहाँ का होता है? तो यह इलवरी तुर्क था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का तुर्क था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा तुर्किस्तान का तुर्क था, याद रखिएगा। सरदार बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का शासक होता है, सरदार होता है। सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का शासक होता है? याद रखिएगा, बदायूं का शासक होता है, बदायूं का सरदार होता है हमारा इल्तुतमिश। और इसे हम क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम
इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। 1 लाख जित्तल में खरीदा था ऐबक ने इसको, लिख लीजिएगा। एक लाख जित्तल में खरीदा था ऐबक ने इसको। आगे बात करेंगे अभी जित्तल की और टंका की बात आगे करने वाले हैं। ऐबक ने, लिख लीजिएगा, 1 लाख जित्तल में खरीदा था इल्तुतमिश को ऐबक ने। ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। और तुर्क कहाँ का था, तो याद रखिएगा इलवरी तुर्क था हमारा इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का तुर्क था। तो चलिए आगे बात करते हैं इल्तुतमिश की। थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, हर एक चीज़ें पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ओरली, हर एक चीज़ जो पॉइंट हैं उनकी बात करेंगे और फिर बोर्ड पे पूरा लिखने वाले हैं हम। टेंशन मत लीजिएगा कि केवल बोलने दें। और जो 1-2 पॉइंट हमारे इधर उधर रह जाते हैं आप अपने हिसाब से उनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि चीज़ें आधी अधूरी होंगी। यूट्यूब तो ऐसे भी बदनाम है कि सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलती हैं संपूर्ण, लेकिन ऐसा गलत है। आप कहीं से भी मिला लीजिएगा नोट्स वगैरह, आपको संपूर्ण सब कुछ मिलेगा। और जो चीज़ें देखिए हर एक लाइन से बात करने में, अब 11 शासक की बात करेंगे, केवल गुलामों से हमारा 1 महीने चलता रहेगा तो बहुत लेट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। चलिए 1 मिनट दिख रहा है बराबर जी। चलिए बात करते हैं इल्तुतमिश की। ऐबक का गुलाम था, 1 लाख जित्तल में ऐबक ने इसको खरीदा था इल्तुतमिश को। और अपनी पुत्री का विवाह, ऐबक का दामाद भी था इल्तुतमिश, याद रखिएगा, ऐबक का दामाद इल्तुतमिश प्लस गुलाम, दोनों, ऐबक का दामाद प्लस गुलाम भी था, याद रखिएगा। ऐबक का दामाद भी था इल्तुतमिश और अपनी पुत्री का विवाह किया था ऐबक ने इसके साथ। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान होता है, प्रथम ऐसा शासक होता है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलवाता है, अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है। यदि बात करें अब सुल्तान की उपाधि धारण करेगा तो खलीफा से सनद प्राप्त करेगा, या बगदाद के खलीफा होते हैं बिल्ला मंसूद से, उनसे सनद प्राप्त करके खलीफा सुल्तान की उपाधि धारण करता है। सबसे पहले दिन हमने सुल्तान और खलीफा और बादशाह, गाजी की उपाधि, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पहले बात की थी। सुल्तान वो होता है जो खलीफा से सनद प्राप्त करके शासन सत्ता को लागू करता है, वह क्या कहलाता है, सुल्तान कहलाता है। और बादशाह या पादशाह की उपाधि जो व्यक्ति धारण करता है, सर्वप्रथम बाबर ने धारण की थी बादशाह की उपाधि, आगे बात करेंगे। बादशाह जो होता है वो खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं रखता, उसे हम कहते हैं बादशाह। तो चलिए बात करते हैं इल्तुतमिश की। प्रथम दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, अपने नाम के सिक्के चलवाता है। और याद रखिएगा अपने नाम का खुतबा भी इल्तुतमिश ने पढ़ा था। खुतबा जो होता है ज़्यादा तो नहीं पता इसके बारे में, लेकिन अगर पूछा जाता है तो दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम अपने नाम का खुतबा पढ़ाने वाला शासक तो इल्तुतमिश होता है। अपने नाम के सिक्के चलवाए इसने, इल्तुतमिश ने। अपनी राजधानी को लाहौर से उठाकर दिल्ली स्थानांतरित किया। और इल्तुतमिश के जो सर्वश्रेष्ठ 40 गुलाम तुर्क होते हैं उनका एक दल बनाता है। और दल का निर्माण क्यों करता है कि उसकी शासन सत्ता को संपूर्ण तरीके से मतलब अच्छे तरीके से चलाने के लिए इसने 40 अपने गुलाम तुर्कों को जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनका एक दल बनाता है, जिनका नाम 40सा दल दिया जाता है। तुर्कान ए चहलगामी 40सा दल, गुलाम 40सा दल, ये सब नाम बर्नी महोदय जी के द्वारा दिए जाते हैं। बर्नी एक इतिहासकार होते हैं, आगे बात करेंगे बर्नी की, किसके शासनकाल में भारत आते हैं। अभी टॉपिक पे बात करते हैं अपने। 40 गुलामों का एक दल बनाता है जिसे तुर्कान ए चहलगामी या 40सा दल, गुलाम 40सा दल, ये सब नाम बर्नी महोदय जी के द्वारा दिए जाते हैं। बलबन भी इसका सदस्य था। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 40सा दल का विनाश किसने किया, 40सा दल का समापन किसने किया, तो बलबन भी समापन करता है। और बलबन आगे चल के शासक बनता है, दिल्ली सल्तनत का शासन सत्ता चलाता है अपना। और पहले यह शासन बनने से पहले किसका सदस्य होता है, तो गुलाम 40सा तुर्कान ए चहलगामी का सदस्य भी होता है बलबन। उसी कारण अपने नाम के सिक्के भी चलवाए इल्तुतमिश ने। अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, सुल्तान की उपाधि धारण की। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक एवं संपूर्ण संप्रभुतावान शासक भी कहा जाता है।
पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा गया भी प्रश्न है हमारा। दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण वैधानिक एवं संप्रभुतावान शासक इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलामों का गुलाम भी इसको हम इल्तुतमिश को बोलते हैं। अगर बात करें इल्तुतमिश के जो विरोधी होते हैं उनमें 3-4 का नाम आता है। बलबन इसका सबसे बड़ा विरोधी होता है इल्तुतमिश का, और सबसे पहला इसका विरोधी होता है याल्दोस, जो हमने बात की गजनी का सूबेदार याल्दोस होता है इसका सबसे बड़ा विरोधी। उसके बाद नासिरुद्दीन कुबाचा जो सिंध और मुल्तान का शासक होता है। उसके बाद अमरुद्दीन, ये सब इसके विरोधी होते हैं। सबसे बड़ा विरोधी होता है इसका बलबन। और इल्तुतमिश ने ही शासक बनने से पूर्व यह कहाँ का शासक था, तो बदायूं का सरदार था। उसके पहले ही कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने ऐबक के समय ही अपनी पुत्री का जब विवाह कर देता है ऐबक इल्तुतमिश से, तो ऐबक के ही समय इल्तुतमिश आक्रमण करता है ग्वालियर के ऊपर, और वहाँ ग्वालियर उत्तर प्रदेश, वहाँ पर विजय प्राप्त कर लेता है। इससे खुश होकर ऐबक ने बुलंदशहर की जो इक्ता होती है, इक्ता को इल्तुतमिश के हाथों में दे दिया था। और उसके बाद वहाँ का शासक किसको नियुक्त किया था, इल्तुतमिश को। और इसकी मृत्यु के बाद आता भाई शासन अब इल्तुतमिश का ही चल रहा है। बात इल्तुतमिश के विरोधियों की हमने बात की। याल्दोज कौन कौन होते हैं, याल्दोज होता है। अली मर्दान इसका सबसे बड़ा विरोधी अगर बात करें तो सबसे बड़ा विरोधी बलबन होता है, चालसा दल का सदस्य होता है। अली मर्दान एक बंगाल और बिहार का शासक होता है। उसके बाद जब बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है, अभी आगे बात करेंगे इन सब की। बंगाल व बिहार का शासक होता है अली मर्दान। सिंध व मुल्तान का शासक होता है हमारा कौन, ये नासिरुद्दीन कुबाचा, जो अभी हमने बात किया था किसके गुलाम थे ये सब। तो ये सब आपस में लड़ाई होने लगी। याल्दोज जो होता है उसका भी बहुत बड़ा ख्वाब था कि वो अभी शासक बने भाई, लेकिन इसके ख्वाब को ख्वाबी बना दिया ख्वाइजम शाह जी होते हैं एक, अभी आगे बात करेंगे, जिनकी सहायता से इल्तुतमिश ने याल्दोज को पराजित किया और मार भी दिया था याल्दोज को वहीं पर। और यह युद्ध कहलाता है तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध होता है किसके मध्य, याल्दोज और इल्तुतमिश के मध्य तराइन का तृतीय युद्ध होता है। चलिए बात करते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। ये अगर आप याद रखें तो जरूर याद रखिएगा। प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192। दोनों युद्धों की हमने बात अच्छे से की थी इसकी पहली वाली क्लास में। अब बात करते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, 1215 ईस्वी को याल्दोस जो गजनी का सूबेदार और किसके मध्य, इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया। ख्वाइजम शाह की सहायता से, एक शासक होते हैं ख्वाइजम शाह की सहायता से इल्तुतमिश उनको याल्दोस को पराजित करता है युद्ध में और मार देता है। ख्वाइजम शाह के ही पुत्र होते हैं मकबरनी नाम होता है उनके पुत्र का। अब यहाँ से भाई याल्दोस को मार दिया गया, सारी समस्या खत्म हो जाती है। ख्वाइजम शाह नाम होता है उनका। ख्वाइजम शाह ने ही याल्दोस के ख्वाब को ख्वाब बना के रख दिया था, उनको पराजित कर दिया, मार दिया जाता है। उसके बाद एक नोट पॉइंट जरूर लिखिएगा कि 1221 ईस्वी में मंगोल के शासक चंगेज खान आक्रमण करता है मकबरनी के ऊपर, जो पुत्र होते हैं ख्वाइजम शाह के, उनके ऊपर आक्रमण करता है, उनके इलाके में आक्रमण करता है उनके ऊपर, और वह भाग के आते हैं इल्तुतमिश की शरण में। लेकिन इल्तुतमिश उनको शरण नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि भाई बहुत लोगों के दिमाग में ये बातें आएंगी ना कि उसके पिता ने उसकी मदद की थी, लेकिन इल्तुतमिश यहाँ पे दिमाग लगाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैंने इसको शरण दी तो मंगोल का आक्रमण अभी हो जाएगा भारत के ऊपर। तो यह इसको मकबरनी को शरण नहीं देता है। कहा जाता है कि चंगेज खान इसका पीछा करते करते मकबरनी का सिंधु नदी तक आता है, लेकिन उसके बाद वापस चला जाता है। और एक दो चीज़ें और याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इक्ता प्रणाली क्या होती है कि वेतन के बदले जागीर देना, वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा देना, इक्ता प्रणाली इसे ही बोलते हैं। जो सैनिक होते हैं उनको वेतन ना देके उनको जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, इसे क्या कहा गया, इक्ता प्रणाली। और जो इसको लेते थे उसे कहा गया इक्तेदार, उनको क्या कहा गया, इक्तेदार कहा जाता है। तो चलिए इतनी चीज़ें समझ में आई। जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उनकी बात आगे करते हैं। इल्तुतमिश की यदि उपाधियों की बात करें तो पहली उपाधि इसने धारण की थी सुल्तान ए आज़म, या सुल्तान कहा गया। खलीफा से सनद प्राप्त करके, खलीफा होते हैं बिल्ला मंसूर बगदाद के खलीफा से। और इसकी दूसरी उपाधि मिलती है नासिर उल मोमिनीन, नासिर उल हमीर मोमिनीन इसकी दूसरी उपाधि होती है, नासिर उल हमीन मोमिनीन इसकी दूसरी उपाधि। और पहली उपाधि होती है सुल्तान ए आज़म।
बगदाद के खलीफा बिल्ला मंसूर से सनद प्राप्त करके इकता प्रणाली शुरू करने वाला प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत में। अपने नाम के सिक्के भी चलवाता है इल्तुतमिश। अपनी राजधानी कहाँ से, लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। और हमने कल बात की थी कुतुब मीनार की, दूसरी से चौथी बिल्डिंग का निर्माण भी इल्तुतमिश ही करवाता है। कुव्वत उत इस्लाम मस्जिद जो भारत के मुस्लिमों की प्रथम मस्जिद मानी जाती है, उसका भी आगे विस्तार करता है इल्तुतमिश ही। तो चलिए आज बात करते हैं इल्तुतमिश की। सर्वप्रथम ये सारे पॉइंट जरूर लिखिएगा। इलवरी तुर्क था, इसको छोड़कर ऐबक को छोड़कर बाकी सारे जो दिल्ली सल्तनत के शासक बनेंगे सारे इलवरी तुर्क होते हैं, लेकिन जो ऐबक होता है वह तुर्किस्तान का तुर्क होता है। उसके बाद शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश बंदायूं का शासक होता है, बंदायूं का सरदार होता है इल्तुतमिश। और यह गुलाम किसका होता है, ऐबक का, इसी कारण इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। उसके बाद 1 लाख जित्तल में ऐबक ने इसको खरीदा था, पूछा जाएगा आगे। जित्तल किसे बोलते हैं, तांबे के सिक्के को। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। और जो चांदी का होता है उसे टंका कहा गया है। और जो जित्तल की बात कर रहे हैं हम, इसके जो तांबे के सिक्के होते हैं उन्हें हम जित्तल बोलते हैं। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। चलिए ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। आगे बात करेंगे इसके मकबरे की। उसके बाद बात करेंगे हम दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्ताना। दिल्ली की प्रथम सुल्ताना जो होती हैं रजिया सुल्तान की बात करेंगे आगे। अभी बात करते हैं पूरी इल्तुतमिश की। तो इलवरी तुर्क था, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला लिखिएगा पॉइंट इसमें, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की, खलीफा बिल्ला मंसूर से सनद प्राप्त करके सुल्तान की उपाधि धारण करता है। बगदाद के खलीफा होते हैं बिल्ला मंसूर से सनद प्राप्त करके यह सुल्तान की उपाधि धारण करता है। प्रथम ऐसा सुल्तान जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान होता है जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। वह अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा, अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा। कौन, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। ये सारी पॉइंट आगे बात कर चुके हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। दिल्ली सल्तनत के प्रथम ऐसा सुल्तान जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। तो इल्तुतमिश होता है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करता है। बगदाद के खलीफा होते हैं। देखिए सुल्तान की उपाधि धारण करेगा, हमने पहले दिन बात की। तो जब सुल्तान की उपाधि धारण करेगा तो खलीफा से सनद प्राप्त करेगा।
खलीफा कहाँ के होते हैं? बगदाद के खलीफा होते हैं बिल्ला मंसूर। पूछा जा सकता है हमारा कि इल्तुतमिश ने किस खलीफा या कहाँ के खलीफा थे जिससे सनद प्राप्त करके इसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तो बिल्ला मंसूर खलीफा होते हैं बगदाद के खलीफा जिससे सनद प्राप्त करके इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। उसके बाद इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा, और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी सर्वप्रथम ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित किया। और जो ऐबक था वह अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। सुल्तान की उपाधि ऐबक ने नहीं धारण किया था क्योंकि वह अपने आप को गुलाम मानता था। कहा जाता है कि 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जो गौरी का बड़ा भाई होता है, उसे दास प्रथा से मुक्त कर देता है। किसको? मोहम्मद गौरी को। उसके बाद यालदोस, इन सबको कहीं ना कहीं का सरदार बना दिया जाता है और ऐबक को दे दी जाती है भारत की प्रशासक, और यहीं पे इसने स्थापना की गुलाम वंश की। चलिए आगे बात करते हैं इल्तुतमिश की। लिखिएगा। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने अपने प्रशासन, लिख लीजिएगा, या शासन को पूर्ण रूप से चलाने हेतु, शासन लिखिएगा, इसने अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु 40 गुलाम 40 गुलाम तुर्कों का एक दल बनाता है, जिसे इधर लिख रहे हैं, जिसे तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा दल या गुलाम चालीसा दल गुलाम चालीसा दल कहा गया। याद रखिएगा। बलबन इसका सदस्य था। बर्नी महोदय इसका नाम देते हैं चालीसा दल। और इसका निर्माण किया था किसने? इल्तुतमिश ने। कहा जाता है कि इसने अपने शासन सत्ता को सुचारू रूप से चलाने हेतु 40 इसके जो सर्वश्रेष्ठ गुलाम होते हैं, गुलाम तुर्क होते हैं, उनका एक दल बनाता है। और बलबन भी इसका सदस्य होता है जो आगे चलकर इसका विनाश करेगा, चालीसा दल का। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। हमने आपको बताया कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक एवं संपूर्ण संप्रभुतावान शासक कहा जाता है। जरूर याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम संपूर्ण संप्रभुतावान शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। इसने अपने नाम के सिक्के चलवाता है और सिक्के चलवाने के बाद अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करता है। उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण करता है। बहुत सारी चीज़ें इसने बदली थी ऐबक के जाने के बाद। चलिए, ऐबक का दामाद था, जरूर याद रखिएगा, ऐबक का दामाद इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ये तो सभी को याद होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम संपूर्ण वैधानिक एवं संपूर्ण संप्रभुतावान शासक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। चलिए
देखिए आज बहुत ज़्यादा हाथ दर्द कर रहा है, क्योंकि हमें लगता है पहली बार हमने इतने दिन 4-5 क्लासें हो चुकी हैं शायद लगातार हमारी मध्यकालीन भारत की, और लगातार क्लासें चल रही हैं। आप खुद ही सोचिए, किसी किसी दिन 1 घंटे की क्लास हो जाती है और लगातार लिखना भी पड़ता है, तो चीज़ें हैं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आज बहुत ज़्यादा हाथ दर्द कर रहा है, इसलिए राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ हम खुद ही बोल देते हैं। उसके बाद लिखिएगा अगले समय, ऐबक के समय, या हमने आपको बताया कि ऐबक के समय कुछ इल्तुतमिश जो होता है ग्वालियर के ऊपर आक्रमण करता है और उसमें विजय प्राप्त करता है, ग्वालियर यूपी में विजय प्राप्त करता है। ऐबक इससे खुश होकर इसको बुलंदशहर की एकता प्रदान करता है, एकता प्रदान करता है। एकता की बात आगे करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि एकता प्रणाली शुरू की थी इल्तुतमिश ने, शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाता है। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, ऐबक के समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर के ऊपर आक्रमण करके, ग्वालियर कहाँ पे है, यूपी में, आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त की। आक्रमण करके अधिकार स्थापित किया। इससे खुश होकर ऐबक ने बुलंदशहर की एकता बुलंदशहर की एकता प्रदान की। जरूर नोट करिएगा इसको। अगला पॉइंट हमने बात कर चुके हैं कि बिल्ला मंसूर बगदाद के खलीफा से इसने सनद प्राप्त करके सुल्तान की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इल्तुतमिश के विरोधियों की बात करते हैं। यालदोस, कौन कौन, 3-4 विरोधी उसके होते हैं। यालदोस, नासिरुद्दीन कुबाचा जो गौरी का गुलाम था, और दास प्रथा से ये जो इसके 4 प्रमुख गुलाम थे, इसको 1208 ईस्वी में गौरी का बड़ा भाई गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम सबको दास प्रथा से मुक्त कर देता है। उसके बाद सबको अलग अलग बांट देता है। यालदोस जो होता है उसे गौर का शासक प्रदान करता है, लेकिन यालदोस जो होता है भाई, उसका भी ख्वाब होता है कि वो भी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में अपना, भारत में अपना राज्य स्थापित करे, सुल्तान बने। लेकिन उसका ये ख्वाब रहने देते हैं कौन, ख्वारिज़म शाहजी, उसका ख्वाब बना देते हैं। इल्तुतमिश उनकी सहायता से यालदोस को पराजित करके मार देता है। तराइन के तृतीय युद्ध में, याद रखें तो आप ज़रूर याद रखिएगा, तराइन का तृतीय युद्ध। चलिए उम्मीद है पूरा हुआ होगा ये। चलिए बात करते हैं इल्तुतमिश के विरोधियों की। पहला विरोधी होता है इसका यालदोस, गौर का जो शासक होता है। अगला लिखिएगा बलबन, सबसे बड़ा विरोधी, सबसे बड़ा विरोधी इसका बलबन ही होता है। चालीसा दल का सदस्य बलबन होता है। उसके बाद लिखिएगा नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा मुल्तान एवं सिंध का शासक होता है। सिंध व मुल्तान का शासक नासिरुद्दीन कुबाचा। उसके बाद लिखिएगा अली मर्दान, बिहार व बंगाल के शासक होता है अली मर्दान। अली मर्दान, सबसे बड़ा विरोधी बलबन होता है। बात करें इसकी इल्तुतमिश की उपाधियों की, तो नासिर उल महीर मोमिनीन इसकी एक उपाधि हुई, और सुल्तान ए आज़म
दो उपाधियां इसकी मिलती हैं इल्तुतमिश की। सीधा लिखिएगा उपाधियां, हेडिंग लगाइएगा उपाधियां, इल्तुतमिश की उपाधियां आप अपने हिसाब से लिखिएगा। तो पहली होती है इसकी सुल्तान ए आज़म। सुल्तान ए आज़म का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सुल्तान ही होगा, सुल्तान ए आज़म कहा जाता है। दूसरी उपाधि मिलती है इसकी नासिर उल महीर मोमिनीन। दो उपाधियां मिलती हैं इल्तुतमिश की, महीर मोमिनीन। नासिर उल हमीर मोमिनीन। और ऐबक की चार उपाधियां मिलती हैं, सबको याद होनी चाहिए। पहली उपाधि होती है कुरान खां। ऐबक की बात कर रहे हैं हम, कुतुबुद्दीन ऐबक की चार उपाधियां। पहली कौन सी थी? पहली कुरान खां, हातिम ताई, लाख बख्श और मलिक व सिपह सलाहकार के रूप में इसने शासन किया था ऐबक ने। चलिए अब बात करते हैं इसके तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके मध्य होता है। तराइन का तृतीय युद्ध हमने बात की कि यालदोज जो होता है इसका इल्तुतमिश का विरोधी होता है। गौर शासक हमने बात की थी सबसे पहले दिन की, गजनी और हेरात के बीच में जहाँ का गौरी था वहाँ का शासक अब होता है यालदोज बनाया जाता है। यालदोज इल्तुतमिश का विरोधी था और इन दोनों के मध्य युद्ध होता है तराइन का तृतीय युद्ध, जिसे नाम दिया गया तराइन का तृतीय युद्ध। और इसमें यालदोज पराजित होता है। ख्वारिज़म शाह की सहायता से इल्तुतमिश इसको पराजित करके मार देता है। उसके बाद हमने बात की थी ख्वारिज़म शाह के पुत्र होते हैं मकबरनी, जिसमें 1221 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण होता है और शरण में आते हैं इल्तुतमिश की, लेकिन इल्तुतमिश शरण नहीं प्रदान करता है। और फिर क्या होता है आगे की बात करेंगे। चलिए उपाधियों की बात कर ली हमने। अब हेडिंग लगाइएगा तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1215 ईस्वी में। किसके मध्य? तो लिखिएगा इल्तुतमिश वर्सेस यालदोज। पराजित यालदोज होता है। लिखिएगा अगला पॉइंट, इल्तुतमिश ने ख्वारिज़म शाह की सहायता से यालदोज को पराजित कर देता है। और यहीं पे लिख लीजिएगा मार दिया या पराजित कर दिया। चलिए इनके पुत्र होते हैं, ख्वारिज़म शाह के पुत्र होते हैं मकबरनी। आगे बात करेंगे इनकी। ख्वारिज़म शाह के पुत्र का नाम होता है मकबरनी। चलिए तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके मध्य? 1215 ईस्वी में, जरूर याद रखिएगा। प्रथम और द्वितीय तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पहले में गौरी पराजित होता है, दूसरे में चौहान साहब पराजित होते हैं और तीसरे में इल्तुतमिश विजयी रहता है और गौरी का ही गुलाम होता है यालदोज, उसको पराजित कर देता है। यालदोज की याद रखिएगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके समय भी विद्रोह होते थे। ये यालदोज, एक तरफ से यालदोज रहता था और दूसरी तरफ से इसके जो और विरोधी थे नासिरुद्दीन कुबाचा इसने अपनी बहन का जो विवाह किया था यालदोज के साथ कर दिया था। इसने अपनी बहन का विवाह और जो नासिरुद्दीन कुबाचा की पुत्री से ऐबक ने स्वयं विवाह कर लिया था।
तो इसने ऐसा दिमाग लगाया कि दोनों तरफ से ये बचा हुआ था, लेकिन जब इल्तुतमिश आता है तो याल्दोज इल्तुतमिश के ऊपर आक्रमण कर देता है और स्वयं पराजित हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इल्तुतमिश के बाकी कार्यों की। यह इक्ता प्रणाली शुरू करता है। इक्ता प्रणाली शुरू करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुतमिश होता है। इक्ता प्रणाली का मतलब होता है कि वेतन के बदले जो सैनिक होते हैं उनको जमीन का टुकड़ा देना क्या कहलाता था, इक्ता प्रणाली इसने शुरू की थी। और जो इसको लेते थे वो क्या कहलाते थे, इक्तेदार, उनको इक्तेदार कहा जाता था। एक नोट पॉइंट लिखिएगा बीच में, जो 1221 ईस्वी में मंगोल शासक चंगेज खान ने इसके ऊपर आक्रमण किया था, मकबरनी के ऊपर। मकबरनी के ऊपर आक्रमण किया। मकबरनी ने इल्तुतमिश की शरण मांगी, परंतु इल्तुतमिश की शरण मांगी, इल्तुतमिश ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया था, हमने आपको बताया है, मना कर दिया। चंगेज खान मकबरनी का पीछा करते हुए कहां तक आया था, सिंधु नदी तक आ गया था। मकबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आया था, लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं इल्तुतमिश के कार्यों की। इसने क्या क्या कार्य किए, जल्दी से नोट करिएगा इसको, फिर आगे की बात करते हैं। इक्ता प्रणाली शुरू किया था इसने, किसने, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया। उसके बाद इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्के को टंका कहा गया और 1 लाख जित्तल में खरीदा था ऐबक ने इसको। और तांबे के सिक्कों को जित्तल कहा गया और चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता है। चलिए लिखेंगे अगला पॉइंट। लिखो बिगाड़ो, लिखो बिगाड़ो, इतना ज्यादा बिगड़ता भी नहीं यार जल्दी। चलिए लिखिएगा अगला पॉइंट। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की। इक्ता प्रणाली क्या थी कि वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा देना। टुकड़ा देना, जागीर प्राप्त करने वाला सैनिक या जो अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको इक्तेदार कहा गया। उनको इक्तेदार कहा गया, ये कहा गया लिखा हुआ है। और इतना ज़्यादा हाथ दर्द कर रहा है कि क्या बताएं। अब जल्दी से समाप्त करते हैं क्लास को आज। चलिए उसके बाद इसने शुद्ध
लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाएं। हमने आपको बताया कि इसने अपने नाम के सिक्के चलवाता है। चांदी का जो सिक्का होता है उसे टंका कहा गया, और तांबे के सिक्के को जित्तल। तांबे के सिक्के को जित्तल कहा गया। चलिए अब बात करते हैं इसके इल्तुतमिश के निर्माण कार्यों को। इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। उसके बाद इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसे मदरसा ए नासिरी कहा गया, अपने पुत्र की याद में इसको बनवाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसका जो इल्तुतमिश का मकबरा बनता है, इल्तुतमिश का जो मकबरा होता है स्क्रीच शैली से निर्मित है। इल्तुतमिश के मकबरे को छतविहीन मकबरा है इल्तुतमिश का, और इसकी कहा जाता है कि यह बीमार पड़ने के कारण 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। बागबान अफगान जाते वक्त जाता है या बीमार पड़ जाता है, वापस दिल्ली आता है और 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी इल्तुतमिश समाप्त होता है। उसके बाद इल्तुतमिश उत्तराधिकारी बना के जाता है अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को। आगे बात करते हैं इसकी, तो जल्दी से नोट करिएगा यह पॉइंट। उसके बाद बात करेंगे इल्तुतमिश के निर्माण कार्यों की। फिर से 40-45 मिनट पहुँच गया। देखिए ये तो है तो बोरिंग वाला ही सिस्टम ना, क्योंकि एक इतनी देर में क्लास देखने में इतनी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी अगर हम ओरल बोलते रहें, आप लोग लिखते रहें तो बहुत ही मज़ा आ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब हर एक चीज़ बोर्ड पे लिखना, उसके बाद बिगाड़ना, टाइम तो लगेगा ही भाई, है ना। हेडिंग लगाइएगा। निर्माण कार्य, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था इसने, लिखिएगा। दो से 4 मंजिल तक। उसके बाद सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाता है, इसे मदरसा ए नासरी कहा गया है, अपने पुत्र की याद में बनवाता है इल्तुतमिश, लिखिएगा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा मदरसा ए नासिरी कहा जाता है। अपने पुत्र की याद में बनवाया था, अपने पुत्र की याद में। चलिए कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था? ऐबक ने करवाया था। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अगर देखते हैं, हमें पता है कि कोई कमेंट आने वाला नहीं है, लेकिन देखिए मकसद हमारा ये नहीं है कि कोई कमेंट करे, बिल्कुल मत करिए। आप लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कुछ भी मत करिए, है ना, क्योंकि चीज़ें हैं, जो पढ़ेगा उसका तो फ़ायदा होना ही है ना। तो हमारा मकसद ये लाइक शेयर वाला नहीं है, ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि हम केवल मकसद है हमारा कि चीज़ें हैं, जितने ज़्यादा काला करेंगे हम अपना बोर्ड, उतना ही ज़्यादा भविष्य उज्जवल होता जाएगा सबका, चाहे जो भी साथी हो हमारे। चलिए, अपने पुत्र की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाता है, कुतुब मीनार की दूसरी से चौथी बिल्डिंग का निर्माण करवाता है। उसके बाद इसका समापन होता है 25 अप्रैल 1236 ईस्वी में। इसकी मृत्यु हो जाती है बीमार पड़ने के कारण। बागवान अफगान जा रहा होता है या बीमार पड़ता है, दिल्ली वापस लौट आता है, और 25 अप्रैल 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इल्तुतमिश का मकबरा।
स्क्रीच शैली में निर्मित है। छत विहीन मकबरा है इल्तुतमिश का मकबरा, याद रखिएगा। निर्मित प्रथम मकबरा। जो छत विहीन है, याद रखिएगा, छत विहीन मकबरा है इल्तुतमिश का मकबरा, स्क्रीच शैली में निर्मित है ये। चलिए उसके बाद बताया हमने, अब बागवान अफगान जा रहा होता है, बीमार पड़ता है, वापस दिल्ली लौटता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए यहीं पे लिखिएगा। यार बामियान जो कि अफगान में है, जाते वक्त बीमार पड़ता है और दिल्ली वापस आता है। और 29 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश समाप्त हुआ। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चीज़ों का ढंग बदला जाएगा, बताने का तरीका, कोशिश यही रहती है कि रोज़ नई नई चीज़ें आएँ, चीज़ों में बदलाव ज़रूर हो। देखिए अगर कोई भी चीज़ समझाने से हमारे नहीं समझ में आती है तो आप बोर्ड पे देख के समझ ज़रूर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें आपको ओरिजिनल ही मिलेंगी, है ना, लोकल तो कुछ है नहीं इसमें। चलिए कल बात करेंगे रजिया सुल्तान की। कल रजिया सुल्तान और बलबन, थोड़ा तेज़ी से बात करेंगे कल। कैसे बात करेंगे? रजिया सुल्तान ने संघर्ष किया, मात्र 4 साल का इनका शासक होता है रजिया सुल्तान के। प्रथम मुस्लिम शासिका होती हैं, प्रथम मुस्लिम सुल्ताना रजिया सुल्तान की बात करेंगे आगे। इल्तुतमिश की पुत्री होती हैं, किस तरह से इनका विरोध किया जाता है, लेकिन फिर भी दिल्ली की सल्तनत ने, दिल्ली की जनता पहली बार अपनी सुल्ताना को चुनती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज की क्लास समझ में आई होगी। इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।